Welcome to Edunomy by Ria. So let's continue with our test series practice sets of CUET. So question number 13 says that what would be the shape of IC? IC here stands for indifference curve. If the marginal rate of substitution is constant. ठीक है, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऑलरेडी वो आता हो, राइट। सो अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखोगे, इनडिफरेंस कर्व्स का जो स्लोप होता है वो स्लोप का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस अप किसका सैक्रिफाइस होता है वाई यूनिट्स का। किस लिए? सो दैट आप क्या गेन कर सको, एक एडिशनल एक्स यूनिट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोट करो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एक्स्ट्रा। तो जब आप एक एक्स्ट्रा एक्स पाने के लिए, एक्स यूनिट को पाने के लिए कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हो, सब्स्टिट्यूट मतलब कुछ चीज़ को छोड़ते हो, किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करते हो, तो उसको बोलते हैं MRS। ठीक है, अब हमेशा जो आपके कोर्स में 11th क्लास में आईसी कर्व का स्लोप आया था वो कन्वेक्स आया था, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब है अगर आप इस ओरिजिन पे खड़े हुए हो तो आपके लिए जो ये शेप आ रही है आईसी कर्व की वो कन्वेक्स शेप आ रही है। अब यहाँ ध्यान से नोट करो कि इसको कन्वेक्स क्यों कहते हैं। कन्वेक्स शेप में आप हमेशा नोट करना कि अगर आप पॉइंट ए पे हो तो x1 है, ये y1 है। अगर आप यहाँ से ट्रैवल करके पॉइंट बी पे जाना चाहते हो तो आपने एक एक्स्ट्रा x लिया है, ठीक है, और आपने y1 से किस तरफ आ गए हो, y2 की तरफ आ गए हो। ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे आपने 3 यूनिट माइनस करे। अब आप b से c पे आओ, सी पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा एक्स एक और मिल गया, तो आप y2 से किस तरफ आ गए हो, y3 पे आ गए हो। आप एक और बार ट्रैवल करो, x4 तक जाने की कोशिश करो, फिर आप कहाँ पहुँच जाओगे, y4। आपकी ऑब्जर्वेशन में आपको इतना क्लियरली नज़र आना चाहिए कि हर बार एक एक्स एक्स्ट्रा पाने के लिए जो y का सेक्रीफाइस है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये गैप ज़्यादा था, फिर ये गैप कम हो रहा है, फिर ये गैप उससे कम है, राइट। तो ये गैप फॉलिंग है, मतलब कहने का इनका क्या मतलब है कि जब आपको एक्स एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो आपका डिक्रीजिंग लेवल का है, फॉलिंग लेवल का है। इसीलिए आईसी का जो MRS जो सैक्रिफाइस का रेट होता है वो फॉलिंग होता है। और अगर मैं इधर एक टॉप टिप आपको देना चाहूँ तो टॉप टिप हमेशा याद रखना कि अगर ग्राफ के अंदर शेप कन्वेक्स आ रही है तो फॉलिंग या डिमिनिशिंग स्लोप ही होता है उसका। ठीक है, अगर शेप कनकेव आ रही होती है तो इंक्रीजिंग होता है स्लोप उसका, जैसे PPC का MRT, राइट। आप शेप्स हमेशा ऐसा ही होगा, तो आप शेप के थ्रू भी देख सकते हो कि अगर कन्वेक्स फॉलिंग है तो उसका मतलब जो उसका स्लोप है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो डिक्रीजिंग है। इसका क्या मतलब है कि इंसान थोड़ा सा बोर होने लगता है एक्स कंज्यूम कर करके, इसलिए वो वाई का सेक्रीफाइस कम करने लग जाता है, राइट। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन कब होता है आईसी कर्व का, ये IC1 है, IC2 और IC3 का है। तब होता है जब इसका स्लोप मतलब MRS क्या होता है, कांस्टेंट, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। उन्होंने पूछा कि MRS कांस्टेंट कब होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस, राइट। एक और इसके अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वो वाले दो गुड्स जो आपस में बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उनका यही स्लोप होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए जो उनके केस में आईसी कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस बनता है। और तीसरा जो कि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा बट फिर भी यू नेवर नो, कभी क्वेश्चन आ जाए, तीसरा आईसी होता है एल शेप्ड का। और ये किसके केस में होता है, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वो दो गुड्स हैं जो हमेशा एक साथ ही फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ होंगे, मतलब 1x के साथ 2y। अगर मैं इसका प्रोपोर्शन बढ़ाऊँ 2x हो जाएगा तो ये 4y, इसको 3x करूँगी तो ये 6, तो 4 का हमने इसको क्या करा, एक ही से बढ़ाना, ऐसे नहीं बढ़ाना, जैसे इसको 2 टाइम्स करा तो ये क्या हो जाएगा 4x, तो फिर इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा तो 8y। प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बैक टू क्वेश्चन, हमने कंसेप्ट तो समझ लिया है कि यहाँ क्वेश्चन ये था कि आईसी कर्व का जब सैक्रिफाइस कांस्टेंट होगा तो कन्वेक्स नहीं होगा, कनकेव नहीं होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, टू गुड्स कब इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y।
तो ऑप्शंस चेक कर लो, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दिस इज़ डन। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना कंसेप्ट में, तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा दूँगी। Then second 5-year plan is related to, second 5-year plan is also known as PC Mahalanobis plan। पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान का टाइम स्पैन याद रखो 1956 से 61, क्योंकि अगर हम 5-year प्लान्स की जर्नी देखें तो 1951 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट 5-year प्लान हो गया 51 से 56, सेकेंड हो गया 56 से 61। क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि तब एज PC महालनोबिस या फिर जितने भी इंडियन लीडर्स थे उनको रियलाइज़ हो गया था कि इंडिया के अंदर हैवी कैपिटल गुड्स का कमी है। अब देखो कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स मशीन होता है। मशीन तो छोटे लेवल की मशीन भी हो सकती है, कॉफ़ी मशीन, वॉशिंग मशीन, लेकिन हैवी जब वर्ड आ जाता है तो हैवी का मतलब होता है एक बड़े लेवल की मशीन, जैसे आयरन एंड स्टील, थर्मल पावर, ठीक है, ये सारी टाइप की कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अगर कभी भी ऑप्शन में कैपिटल गुड और हैवी कैपिटल गुड होगा तो आपने हमेशा आंसर हैवी इंडस्ट्री के लिए देना है, ठीक है, जो कि IPR क्या है 1956 के अंदर उन्होंने A, B, C सेक्शन जो डिवाइड किया था, तो A सेक्शन वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, शेड्यूल A को। कंज्यूमर गुड नहीं, वो तो वैसे भी होते थे। पावर्टी एलिवेशन नहीं, ये बहुत बाद में आएगा। हेल्थ सेक्टर तो हर ही प्लान का एक पार्ट होता है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स जो कि एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ये सबसे पहले एक एक्स एंटे कंसेप्ट है। एक्स एंटे मतलब प्लान्ड कंसेप्ट है, मतलब इकोनॉमी में आप एज एन इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आने वाले साल में इतना सप्लाई होगा, इतना डिमांड होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, इट इज़ प्लान्ड एंड डिज़ायर्ड प्रोडक्शन नॉट एक्चुअल। ठीक बात है, क्योंकि आपने सब कुछ प्लानिंग के तौर पे किया। इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी। क्यों? स्टॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर जो सप्लाई होता है ना उसको एक टाइम डायमेंशन चाहिए होता है, उसको एक मंथ चाहिए, एक साल चाहिए। तो बी तो ऑप्शन नहीं होने वाला इसके अंदर, राइट। अब राइट साइड देखते हैं। ओके, इसमें C, D भी है और हमें ऑप्शंस चुनने हैं, तो बी तो नहीं है, तो बी वाला मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। ए तो ठीक ही ए तो सही बात है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सी, इट इज़ जनरली इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक बात है। इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, डी भी ठीक बात है। सो ऑप्शन इज दिस, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं इसको इजी करके बता देती हूँ। बजट एक्सपेंडिचर दे रखा है 200, टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरिंग दे रखा है 75 और इंटरेस्ट दे रखे हैं 30। निकालना क्या है? प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्टली नहीं बोला प्राइमरी डेफिसिट, पहले हमें थोड़ा इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसमें तो फिस्कल डेफिसिट भी नहीं दिया हुआ, तो निकालना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स विच ऑलरेडी एक्सक्लूड्स दी बोरोइंग। तो सब कुछ तो उन्होंने दे दिया है 200, उसमें से इन्होंने बोल दिया टोटल रिसीव 75, कितना हो गया 125। उसको यहाँ पुट करो, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करो, कितना आ गया 95 हो गया आंसर। सिंपल फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी समझ आ रहा है ना, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देयर इज़ ओनली गवर्नमेंट डोमिनेंस, नहीं नहीं नहीं, बी नहीं हो सकता। और वैसे भी एक टॉप टिप अगर मैं आपको दूँ तो ये जो ओनली वाली स्टेटमेंट्स होती हैं ये 99% इनकरेक्ट ही होती है। क्यों? क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होती है कि ऐसा ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हर आंसर में ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती है ये ठीक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज़ ओनली प्राइवेट सेक्टर, अगेन नहीं, ये भी नहीं है। तो बी और सी तो पहले ही कट रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें, देखो सी तो उन्होंने इसी में कट गया, बी भी कट गया। देयर इज़ प्री डोमिनेंस ऑफ मार्केट बट गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवेयर्स। यहाँ मार्केट का क्या मतलब होता है? डिमांड एंड सप्लाई, मतलब प्राइवेट सेक्टर। ठीक बात है बिल्कुल कि प्राइवेट सेक्टर को एक हैंड स्ट्रॉन्ग दिया जाता है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी आ जाएगी। तो ए ठीक है, डी ठीक है, सारी कहानी जाके कहाँ अटक रही है? ई पे। देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना था, तो क्या वो इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर रही है? क्या वो 5 ईयर प्लान्स नहीं बना रही है? बना रही है ना। तो इसका मतलब
कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ई नहीं होना चाहिए क्योंकि देयर इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है और इसीलिए वो किस पे इन्फ्लुएंस होएगी, ऑटोनॉमस से तो नहीं होगी। ये तो खुद ही दो कंसेप्ट हो गए ना, एक इंड्यूस्ड हो गया और एक ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब बस आपने करना है इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, लेकिन इंड्यूस्ड का तो मतलब ही ये होता है इन्फ्लुएंस्ड। इंड्यूस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लुएंस। तो वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हो रही है, कंजम्पशन से क्यों ही इन्फ्लुएंस होगा इन्वेस्टमेंट। अब ये दो ऑप्शन में आप जनरली फंसोगे, ठीक है। तो जो कंजम्पशन होता है ना वो इनकम पे डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट होता है ना वो उस पे आने वाले रिटर्न पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैंने बोला कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो शेयर्स में, तो आप देखोगे ना कि शेयर्स में कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना है कि आप बस अपनी इनकम को चेक करोगे कि हाँ मेरे 10,000 हैं तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, आप वहाँ से आने वाला रिटर्न देखोगे। बिलो आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, बताओ इसमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है, होम टू प्रोड्यूस है, तो कौन सी नहीं है, व्हेन एंड वाई टू प्रोड्यूस तो कभी हमने पढ़ा नहीं। फिर नेक्स्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स सिर्फ गुड्स जो विजिबल होते हैं, तो ये कट गया, ठीक है, ये नहीं है। अनरिक्विटेड भी क्या होता है, ये यूनिवर्स लिटरल को ही अनरिक्विटेड भी बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या है सिर्फ इसके अंदर, विजिबल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 22, विच डेवलपमेंट हेल्प्स टू नीड द किसका, प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। 10th क्लास से ये डेफिनेशन करते आ रहे हो, ऑप्शन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 23, विच आर फाइनल गुड्स, ठीक है। अब इसको कराने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्ट समझा देती हूँ सो दैट पहले आपको कंसेप्ट आता हो, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पास जो गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक गुड्स होता है जो फाइनल है और दूसरा इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल। अब जस्ट ये नहीं देखना कि रॉ मटेरियल है तो उसको आंसर इंटरमीडिएट में डालना है, उसमें आगे वाले डिविजन्स देखो। फाइनल गुड में या तो वो कंजम्पशन गुड होगा जो कि कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, या वो इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट गुड कौन करता है, नंबर 1 फर्म्स करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गुड में क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट गुड में इट्स अ काइंड ऑफ अ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड का मतलब वो गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं। आइडेंटिटी लूज़ का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आपने उसमें कपड़े धो दिए, तो कपड़े धुल गए अलग बात है, लेकिन क्या वॉशिंग मशीन चेंज होके कुछ और बन जाती है, नहीं बनती ना। तो वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करती है और प्लस वो हेल्प करती है कुछ प्रोड्यूस करने में, ठीक है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में वो हेल्प करती है। ऑल पॉइंट्स क्लियर फाइनल के। अब इंटरमीडिएट देखो, इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं या तो वो रीसेल के लिए यूज़ होंगे। रीसेल मतलब आपने एक्स से सामान लिया 20 रुपये का, या आप, ठीक है, आपने एक्स से सामान लिया 20 रुपये का और आप आगे वाई को भेज रहे हो 30 रुपये में, तो आपने इसको क्या करा, आपने इसको रीसेल किया ताकि आपके पास प्रॉफिट कितना है, 10 रुपये का, जो कि जनरली एक ट्रेडर करता है। तो रीसेल जनरली कौन करते हैं, ट्रेडर्स करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शन होता है, रीसेल हो गया ना, इसको आप बोलोगे दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर जाते हैं। लूज़ करने का क्या मतलब है कि आप एक केक बना रहे हो, ठीक है। अब केक के अंदर आपने जो भी चीनी जो भी डाला, आटा डाला, ठीक है, जो कुछ भी डाला, तो एक बार डालने के बाद वो जब केक बनता है तो आप उसमें से वापस आटा और चीनी को उसके ओरिजिनल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, राइट। अब अपने नोट्स एक ना रजिस्टर लेके बैठो और उसके अंदर अपने टॉपिक्स के नोट्स बनाओ कि क्या क्या समझा रहे हैं। तो उस टॉपिक्स के अंदर ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व करना है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई करो फाइनल गुड्स क्या है। तो फाइनल गुड में पहले ही दिमाग फटाफट चलाओ, हाउस होल्ड करते हैं कंजम्पशन और फर्म्स करती हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब एक टाइप का मशीन, कैपिटल। तो मोबाइल सेट्स परचेज बाय डीलर, डीलर कौन है, ट्रेडर है, वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको आगे बेचना है। तो ये तो इंटरमीडिएट गुड हो गया ना, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो ए पार्ट तो वैसे ही डिलीट हो गया इसमें से।
रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड, मैंने बताया ना हाउस होल्ड वाला क्या है, फाइनल है, तो बी तो होना ही चाहिए। वैसे तो आंसर मुझे नहीं दिख ही गया है क्या है, लेकिन स्टिल मैं सारे सॉल्व कर देती हूँ। शुगर परचेज बाय बेकरी शॉप, बेकरी केक का एग्जांपल मैंने वैसे ही दिया था, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड है, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करेगा, तो सी पार्ट वैसे ही कट गया। स्विंग मशीन परचेज बाय टेलर, अब इसको नोट करो, टेलर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, ये इन्वेस्टमेंट गुड है। क्यों? क्योंकि मशीन अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कैपिटल गुड। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन में, देखो ये ऑप्शन में है। फर्नीचर परचेज बाय फर्म, फर्म ने एक फर्नीचर लगा रखा है, फर्नीचर लॉन्ग टर्म का है, फर्नीचर पे कोई भी आके बैठे उसकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगी, तो ई पार्ट भी है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो अपना इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ये ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इफ़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.3 है तो क्या कंजम्पशन लेवल होगा, इनकम दे रखा है। तो बेटा अगर कंजम्पशन लेवल जानना है ना, तो आपको अगर एपीएस दे रखा है तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, एपीसी निकाल सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए एपीएस और एपीसी इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स अगर एपीएस 0.3 है तो एपीसी कितना है, 0.7 है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई बताओ कितनी कंजम्पशन हो रही है, तो एपीसी का क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन वाई। तुम इसमें पुट करो 0.7 कंजम्पशन निकालनी है और वाई की वैल्यू 20,000। तो जब तुम इसको 20,000 को उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 14,000। हो गया, सिंपल आंसर है ये वाला तो, राइट। चलो, थैंक यू सो मच।